आज चैप्टर पढ़ाऊंगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी शुरुआत में दिया है आपको बुक में, ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन दोनों ने बताया कि अगर हम किसी भी मैटर को कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे धीरे धीरे करके, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद वो मैटर आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और वो जो आपका पोजीशन होगी उस मैटर की, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एटम कहेंगे, और उसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा मैटर। ठीक, एक और साइंटिस्ट थे, दैट इज एंटोनी एल लेवर्शियर, लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस। इन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी, यानी इन्होंने शुरुआत करी बाय एस्टेब्लिशिंग 2 लॉज। इन्होंने 2 लॉ बताए। ठीक है, कौन से वो 2 लॉ थे? पहला लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर 2 लॉ आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम से ही आपको सुनाई दे रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हुआ कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में आपने जितने रिएक्टेंट लिए हैं और जितने प्रोडक्ट लिए हैं, उनका जो मास है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, बुक में ऐसी एक फिगर आपको दी हुई है, ये एक कोनिकल फ्लास्क दिया है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, और ये टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया। किया हमने क्या? पहले इन दोनों को अलग अलग रखा। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों का वेट नाप लिया। अब हमें क्या दिखाना है कि जो मास है वो ना बना न डिस्ट्रॉय हुआ, यानी इन दोनों का रिएक्शन से पहले जो मास था वही रिएक्शन के बाद भी इन दोनों का मास होगा। अब हम क्या करेंगे? पहले हमने इनका दोनों का वेट नाप लिया। अब ये धागे से इस टेस्ट ट्यूब को हम थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, और इसमें जो लिक्विड है उसको इस सॉल्यूशन के अंदर मिला देंगे, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद आपके 2 नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आप उसको भी नापोगे, उसका भी वेट करोगे, तो दोनों का वेट क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, आप इसमें एक्स और वाई के ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन इसलिए दिए आपको कि ये आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे आपको दिया CuSO4 और Na2CO3, दैट इज कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो आपका सोडियम सल्फेट बनेगा और कॉपर का कार्बोनेट बनेगा। अब आप इनका दोनों का वेट बाद में लोगे और पहले लोगे, तो दोनों समय आपको वेट कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो मास होता है वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। वो ना तो चेंज होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना क्रिएट होगा सॉरी, और ना डिस्ट्रॉय होगा, ना बनेगा और ना बिगड़ेगा। ठीक, ये पहला लॉ हो गया। दूसरे लॉ में आपको ये बताया गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब भी आपका कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, कोई भी अगर आपका एक केमिकल सब्सटेंस बना है, उस केमिकल सब्सटेंस में सपोज 2 एलिमेंट्स है। जस्ट सपोज करो आपने लिया वाटर, वाटर के अंदर आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और इस ऑक्सीजन का कितना होता है? 1। तो आप देखोगे कि जब भी आप पानी का एक मॉलिक्यूल लोगे, उसमें 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम आपके क्या होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। अब ये पानी आप चाहे कहीं से भी ले लो, चाहे आप टैप का वाटर ले लो, चाहे समुद्र का पानी ले लो, ठीक है, कहीं से भी आप पानी लोगे तो उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो फिक्स होगा। इसी तरीके से हमने ले लिया, अगर सपोज करो अमोनिया NH3, ठीक है, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अमोनिया का मास 14 ग्राम, और हाइड्रोजन का हमें पता है कितना है? 1 है, और यहाँ कितनी हाइड्रोजन है? 3 है, तो हमने 3 लगा दिया। तो 14:3 का रेशियो रहेगा। कहीं से भी आप अमोनिया लोगे उसका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी जो भी आपका सब्सटेंस बना है उस सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्शन करेंगी। ठीक, 2 लॉज हमें बताए गए। पहला लॉ था जिसमें मास फिक्स रहेगा रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी।
और दूसरा ये बताया कि कोई भी अगर कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में रहते हैं।